नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं लोन सेटलमेंट के बारे में। डियर फ्रेंड्स, क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं और ऐसे में कहीं न कहीं आगे चलकर आपके घर में, आपके परिवार में मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, या फिर आपका काम धंधा, आपका जॉब लॉस हो गया है, या फिर दोस्तों आपका कोई व्यापार, आपका कोई बिजनेस था, उसके अंदर भारी भरकम नुकसान हो रहा है। ऐसे में हुआ क्या, आपके पास पैसे आना बिल्कुल बंद हो गया। और दोस्तों, ये जो सिलसिला है, ये जो दिक्कत समस्याएं हैं, ये जो स्थिति परिस्थिति है, ये आगे भी बरकरार रही। और ऐसे में कहीं न कहीं आपके मन में एक विचार आ रहा है कि क्यों ना मैं इस अपने पर्सनल लोन को मैं सेटल्ड करवा लूँ, बैंक और एनबीएफसी के साथ में बातचीत करके, समझौता करके, कम से कम पैसे देकर इस लोन अकाउंट को मैं सेटल्ड करवा लूँ। दोस्तों, आजकल हमारे जो भी लोन के डिफॉल्टर्स हों, या फिर हमारे जो भी सब्सक्राइबर, जो व्यूवर्स है, जो मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं रेगुलर मैनर में, वो मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि सर जरा बताइए कि यदि मेरी स्थिति परिस्थिति खराब है, मैं जेन्युइन डिफॉल्टर हूँ, पैसे यहाँ वहाँ से कहीं से नहीं आ रही है, मुझे ऐसी कोई बीमारी हो गई है कि जो थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं वो सारे के सारे उस बीमारी में खर्च हो जा रहे हैं, पैसे बिल्कुल भी नहीं बच रहे हैं, काम धंधा छूट गया है और आगे कोई उम्मीद नहीं है कि पैसे आएंगे दोबारा वापस से। मैं चाहता हूं कि इस मैटर में मेरा सेटलमेंट हो जाए और कम से कम पैसे में हो। और सर मुझे ये भी बताइए कि सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया क्या है, मैं ऐसा क्या करूं, किस प्रोसेस को, किस प्रक्रिया को मैं अपनाऊं कि मेरा सेटलमेंट जल्द से जल्द और कम से कम पैसे में हो जाए। और मुझे ये भी बताइए कि सर इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन मुझे किसके पास देना चाहिए, किस अथॉरिटी से मुझे बात करना चाहिए, ये भी मुझे क्लियर करिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर इन सभी सवालों का जवाब मैं देने के लिए आया हूं। दोस्तों, एक बात मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं कि यदि आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आपकी दिक्कत समस्याएं काफी समय से आपके साथ में चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आगे भी दिक्कत समस्या चलती रहेगी, तो दोस्तों आप जरूर कोशिश करिए, बैंक और एनबीएफसी से बात करिए, आपके इस मैटर में सेटलमेंट के चांसेस जरूर बढ़ेंगे। लेकिन यदि आप एक विलफुल डिफॉल्टर हैं, आपके पास पैसे की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, बट आप जानबूझकर बैंक और एनबीएफसी के पैसे नहीं देना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सेटलमेंट को छोड़ दीजिए, आपको पूरे पैसे इंटरेस्ट, ब्याज, पेनाल्टी के साथ में आपको देने पड़ेंगे। तो यदि आप एक विलफुल डिफॉल्टर हैं, तो सेटलमेंट की प्रक्रिया, इस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए दोस्तों। ये सेटलमेंट ये सिर्फ एक जेन्युइन डिफॉल्टर के लिए है जिसके साथ में दिक्कत समस्याएं चल रही हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि आपके पास पैसे हैं, पैसों की कोई दिक्कत समस्याएं नहीं है, तो आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि बैंक और एनबीएफसी को आपका जो भी अमाउंट बाकी है, ड्यू है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार कोई भी लोन हो, उसमें आपको भुगतान, बकाया राशि का आपको रीपेमेंट कर देना चाहिए। सो दोस्तों, आइए हम आगे कंटिन्यू डियर फ्रेंड्स, आइए हम आगे लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली आखिरकार ये सेटलमेंट क्या होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। दोस्तों, सेटलमेंट, लोन सेटलमेंट का मतलब ये हुआ कि जो भी अमाउंट टोटल आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, वो पूरे पैसे आपको नहीं भरने हैं, उससे कम पैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया बाकी है आपका, ठीक है। यदि बैंक और एनबीएफसी के साथ में आपका सेटलमेंट हो जाता है, बैंक और एनबीएफसी और आपकी लोन बोरोवर्स की दोनों की सहमति बन जाती है कि इस मामले में हम सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो अगर सपोज मान लीजिए कि टोटल अमाउंट 1 लाख रुपया, उसमें पेनाल्टी, इंटरेस्ट सब ऐड करके 1 लाख रुपया टोटल ड्यू आउटस्टैंडिंग है, और बैंक और एनबीएफसी ने ये कहा कि चलिए भैया एक काम करिए, आप 60,000 रुपए दे दीजिए। तो टोटल 1 लाख बाकी था, बट बैंक और एनबीएफसी 60,000 रुपीज के ऊपर एग्री हो गई, तो आपको 60,000 रुपए भर के आपके लोन अकाउंट को आपको क्लोज करवाना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको कम से कम अमाउंट, दैट मीन्स डिस्काउंटेड प्राइस पर एक अमाउंट, उसको बोलते हैं ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, एक अमाउंट कम से कम जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पर रहता है, उसको भरकर आपको आपके लोन अकाउंट को सेटल्ड और क्लोज करवाना होता है। दोस्तों, इसे कहते हैं लोन सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, वन टाइम में एक ही बार में आपको एक डिस्काउंटेड अमाउंट आपको बैंक और एनबीएफसी को देना होता है, और यहाँ पे आपका जो लोन अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है। अब ये समझते हैं कि आखिरकार ये लोन सेटलमेंट के चांसेस कैसे बढ़ेंगे, इसकी संभावनाएं कैसे बढ़ेंगी, आपके साथ में बैंक और एनबीएफसी कब तैयार होगी सेटलमेंट करने के लिए। यदि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आपकी कोई स्थिति परिस्थिति खराब चल रही है, दिक्कत समस्याएं हैं, आप फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं, तो ऐसे में किस प्रकार से बैंक और एनबीएफसी के साथ में आप लॉयल रह के, ईमानदार रह के, अपना एक अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड करके आप बैंक और एनबीएफसी से बातचीत करके आपके इस लोन के मैटर में, डिस्प्यूट में आप कम से कम पैसे में सेटलमेंट कैसे करवा सकते हैं। दोस्तों, डियर फ्रेंड, सबसे पहला काम, यदि आपका 1, 2, 3 ईएमआई डिफॉल्ट हुआ, तो सबसे पहले बैंक और एनबीएफसी को आपको एक लीगल प्रायर नोटिस, दैट मींस की प्री इंटीमेशन, आपको रिक्वेस्ट लेटर भेजना है। उस लेटर के अंदर आपकी दिक्कत, समस्याएं, प्रॉब्लम सब बता देनी है दोस्तों, और आपको यह भी क्लियर करना है कि सर मैं एक जेन्युइन डिफॉल्टर हूं, विलफुल डिफॉल्टर नहीं हूं।
दूसरी चीज, कुछ समय मांग लीजिए, सर मुझे कुछ समय चाहिए, मोरेटोरियम पीरियड, दैट मीन्स कि 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, उनसे कुछ समय मांग लीजिए, ठीक है। और आपको आपकी इंटेंशन क्लियर करना है कि सर मैं जेन्युइन डिफॉल्टर हूं, मेरी दिक्कत समस्याएं चल रही हैं, मैं जो भी अमाउंट आपका बाकी है, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, उसका मैं भुगतान कर दूंगा, ये मेरा एश्योरेंस है, ये मेरी गारंटी है। आप अपने थॉट, आपके विचार बैंक और एनबीएफसी को क्लियर करिए प्रायर नोटिस के माध्यम से। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि लोन रिकवरी एजेंट्स हैरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, होम विजिट कर रहे हैं, तो इसके संबंध में भी प्रायर नोटिस के अंदर आप लिखिए, उनको बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है रिकवरी को लेकर, वो भी उसके अंदर मेंशन करिए दोस्तों। और आपके विचार, आपके थॉट्स क्लियर करिए, आप उनको बताइए कि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, और ये लेटर बनाकर बैंक और एनबीएफसी को दोस्तों भेज दीजिए, उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ये आपको पहला काम करना होगा। देखिए, यदि आप इन सारी चीजों को करेंगे सिस्टमैटिकली वे में, तो आपके लिए एक लीगल सेफ्टी भी होगा और सेटलमेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो इस प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है दोस्तों। अब इसके बाद होगा क्या, समझो कि आपने प्रायर नोटिस दे दिया, अब 3-4 महीने बीत गए, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिल गया। उसके बाद होगा क्या, यदि आपका ईसीएस लगा होगा तो ईसीएस डिफॉल्ट के मामले में हो सकता है आपको दोस्तों आपको लीगल नोटिस आ जाए। यदि आपका चेक बाउंस का मामला होगा तो 138 की नोटिस आई। यदि आपका क्रेडिट कार्ड्स का डिफॉल्ट होगा तो आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस आएगी दोस्तों। तो करना क्या है आपको, इन सभी लीगल नोटिसेस में आपको रिप्लाई जवाब आपके एडवोकेट के माध्यम से आपको बढ़िया और अच्छे तरीके से आपको लीगल ग्राउंड्स रखकर आपको इसका जवाब रिप्लाई फाइल करना है। आपकी जो भी दिक्कत समस्याएं प्रायर नोटिस के समय बनी थी, वही सेम दिक्कत समस्या आपकी आगे भी बनी रहेगी। तो लीगल नोटिस के रिप्लाई में वही सेम दिक्कत समस्याएं आप बताइए दोस्तों। एक जेन्युइन तरीका है जेन्युइन डिफॉल्टर के लिए दोस्तों, इस बात को नोट करिए। आप लीगल रिप्लाई फाइल कर देंगे तो उसमें क्या होगा, बैंक और एनबीएफसी के पास दोबारा वापस से मैसेज और रिप्लाई जाएगा कि भाई इसकी दिक्कत समस्या चल रही, सो दैट्स व्हाई ये इसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो प्रायर नोटिस में जो समस्या बनी थी वही सेम समस्या लीगल नोटिस रिप्लाई में भी बनी है दोस्तों। दूसरी चीज, बैंक और एनबीएफसी के साथ में अपडेटेड रहिए। आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी प्रॉपर अपडेट रखिए, और जो भी आपको मेल आता है आपके एंड से उसका रिप्लाई जवाब बराबर देते रहिए दोस्तों। तो इससे क्या होगा, बैंक और एनबीएफसी का ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होगा। दैट मीन्स कि उनको ये लगे भाई आप एक ईमानदार, एक जेन्युइन पर्सन हो दोस्तों, ठीक है। और आप बराबर उनसे कन्वर्सेशन, कोऑर्डिनेट, कम्युनिकेशंस, वार्तालाप करते रहिए, अपनी दिक्कत समस्याओं को बताते रहिए दोस्तों। दूसरी चीज, यदि दोस्तों आपके पास आपकी दिक्कत समस्या को लेकर यदि कोई प्रूफ, कोई एविडेंस, कोई दस्तावेज है, जैसे कि कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आई है दोस्तों, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट्स होंगे, वो आप उनको लगा दीजिए, उनको बता दीजिए, उनको दे दीजिए दोस्तों। दूसरी चीज, काम धंधे में आपके व्यापार में भारी भरकम नुकसान, लॉस हुआ रहेगा, तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कोई अगर आपके पास दस्तावेज है तो आप उनको दे दीजिए, उनको दिखा दीजिए, उनको मेल कर दीजिए, आपकी प्रायर नोटिस के साथ उसको अटैच कर दीजिए दोस्तों। यदि आपका काम धंधा छूट गया है तो यदि उससे संबंधित कोई एविडेंस, कोई दस्तावेज है तो वो भी लगा दीजिए। तो यदि है तो लगा दीजिए। इससे क्या होगा, बैंक और एनबीएफसी का आपकी तरफ क्या होगा, थोड़ा सा ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होगा कि भाई ये जेन्युइन पर्सन है, ये सारी चीजों को एकदम क्लियर कट, ट्रांसपेरेंसी या फिर पारदर्शिता के साथ में ये काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपके सेटलमेंट के चांसेस बढ़ेंगे दोस्तों। दूसरी चीज, सेटलमेंट के मामले में जल्दबाजी और घाई बिल्कुल भी नहीं करना, आपको थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना, आपको थोड़ा सा धीरज रखना, आपको इंतजार करना है दोस्तों। देखिए क्या होता है, यदि आप जल्दबाजी करेंगे, घाई करेंगे, 2 या 3 ईएमआई डिफॉल्ट हुआ, तुरंत आप बैंक से अप्रोच कर देंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे सेटलमेंट के। इस बात को नोट करिए, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। लोन अकाउंट एनपीए में जाने के बाद 2-3 महीने के बाद आप बैंक और एनबीएफसी को अप्रोच कर सकते हैं। आप बैंक और एनबीएफसी को बता सकते हैं कि सर मेरी ये दिक्कत समस्याएं चल रही है, और उससे संबंधित यदि कोई दस्तावेज, को डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ है तो उसको भी अटैच करिए, और बैंक और एनबीएफसी को ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, एक मुश्त की एक नोटिस भेजिए और उससे हम्बल रिक्वेस्ट करिए आपके इस मामले में सेटलमेंट करने की। दोस्तों, बैंक और एनबीएफसी कोई ऑफर मत दीजिए, कोई अमाउंट आप कोट मत करिए, ठीक है, कि सर मैं इतना अमाउंट दे सकता हूं। आपको उनसे एकदम फॉर्मल रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट करना है अपनी दिक्कत समस्याओं के साथ में, और आपको उनको एक ओटीएस का लेटर भेजना है। उसके बाद आपको सामने से रिप्लाई और जवाब आ जाएगा। अच्छा, आपने यदि उनको मेल किया, यदि आपने उनको मेल किया, आपने उनको ओटीएस का लेटर भेजा, बट उनकी तरफ से कोई आपको रिप्लाई जवाब नहीं आया, या फिर कोई ऐसा जवाब आ गया कि भाई हम ये चीज नहीं कर सकते, सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम दोबारा वापस से 2-3 महीने के बाद दोबारा वापस से ट्राई करेंगे दोस्तों। ट्राई करने से ही कुछ आपको रिलीफ मिले, इसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको पेशेंस और आपको धीरज रखना पड़ता है। एक बात को समझिए और नोट करिए, सेटलमेंट की जो प्रक्रिया है वो बैंक और एनबीएफसी और लोन बोरोवर इन दोनों की सहमति से होता है। यदि कोई तीसरा पर्सन, कोई थर्ड पार्टी, कोई लाइक सेटलमेंट की कोई एजेंसी है या फिर कोई लाइक दलाल है, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि मैं करा के दूंगा, तो उनकी बातों पर बिल्कुल भी आप भरोसा मत करिए।
यदि कोई लोन रिकवरी एजेंट्स बोलता है कि मैं सेटलमेंट करा के दूंगा, दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट्स का काम सेटलमेंट कराना बिल्कुल भी नहीं होता, वो सिर्फ मनी की रिकवरी के लिए उसको वहां पे लगाया गया है। ठीक है, तो यदि आपको आपके मैटर में सेटलमेंट यदि आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक और एनबीएफसी की जो हायर अथॉरिटी है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो जोनल जो ऑफिसर, जो रीजनल जो ऑफिसर्स हैं, आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा, आपको उनसे बात करना पड़ेगा। तो आपका जो मैसेज है, आपका जो रिक्वेस्ट है, वो सही पर्सन के पास जाना चाहिए। तो जिसके पास अथॉरिटी है कि आपके मामले में वो सेटलमेंट की रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, आपको उसी के पास से सेटलमेंट की रिक्वेस्ट आपको रेज करनी है और डालनी है दोस्तों। यदि आप रिकवरी एजेंट से बात करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं दोस्तों। देखिए क्या होता है, हर एक अथॉरिटी को अपना अपना एक स्लैब रहता है कि वो कितना सेटलमेंट आपके साथ में कितने अमाउंट पर कर सकता है। तो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, रीजनल ऑफिसर्स होते हैं, जोनल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे आपको संपर्क करना है, हायर अथॉरिटी से आपको संपर्क करना है, तो फिर सेटलमेंट के चांसेस बढ़ेंगे दोस्तों। इस बात को नोट करिए। तो बैंक और एनबीएफसी के साथ में आपको एकदम रेगुलर, आपको कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन करना, उनके हर एक मेल का जवाब देना है, प्रायर नोटिस भेजना है, लीगल नोटिस का रिप्लाई आपको फाइल करना है दोस्तों। इससे क्या होगा, सेटलमेंट के चांसेस और संभावनाएं क्या होंगी, बढ़ेंगी। सो डियर फ्रेंड्स, एक चीज नोट करना, यदि कोई ऑनलाइन कोई एजेंसी है, कोई वकील, कोई एडवोकेट या फिर कोई रिकवरी एजेंट या कोई थर्ड पर्सन ऐसा बोलता है कि मैं सेटलमेंट करवा के दूंगा, तो सारी बातें फर्जी और झूठी है दोस्तों। इस बात को नोट करिए। यदि वो कहते हैं कि करा के दूंगा, तो उनको बोलिए आप पहले करवा के दीजिए, उसके बाद आपकी जो भी कमीशन रहेगी हम देंगे। तो पहले पैसे उनको मत दीजिए। यदि कोई आपको ऐसा अप्रोच करता, आपको बोलता है कि सेटलमेंट हम करा के दे देंगे, तो उनको बोलिए कि साहब पहले आप करवा के दे दीजिए, उसके बाद आपका जो कमीशन, आपका जो ब्रोकरेज बनेगा हम आपको दे देंगे। जहां तक मेरा अनुभव, एक्सपीरियंस है, बैंक और एनबीएफसी ने आपको लोन दिया, आपने लोन लिया है, तो आप दोनों का आपसी मामला है, तो आप दोनों की आपसी सहमति से ही सेटलमेंट पॉसिबल होगा, किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफियरेंस करने से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप अपनी दिक्कत समस्याओं को बैंक और एनबीएफसी के साथ में साझा और शेयर करें, सेटलमेंट के चांसेस डेफिनेटली श्योर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करिए। इससे क्या होगा, आगे चल के भविष्य में यदि सेटलमेंट नहीं भी हुआ, तो जो एक लीगल जो डिफिकल्टीज आने वाली रहेंगी इन फ्यूचर, उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि आप यहां पे प्रॉपर रेगुलर मैनर में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। यदि ये प्रक्रिया फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि 75% ऑफ चांसेस होंगे कि आपके मामले में सेटलमेंट होगा दोस्तों, सेटलमेंट होगा। डियर फ्रेंड्स, एक बात को नोट करिए। देखिए क्या होता है मालूम है क्या, ये जो पर्सनल लोन होते हैं ना, ये पर्सनल लोन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपने बैंक और एनबीएफसी के साथ में के पास कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है, कोई कोलेटरल नहीं रखा, आपने कोई बंधक नहीं रखा है, तो बैंक और एनबीएफसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कुछ उनके पास सिक्योरिटी के तौर पे है ही नहीं, तो वो क्या बेच के पैसा वसूल करेंगे, क्या बेचकर पैसा रिकवर करेंगे। तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो आपके साथ में सेटलमेंट कर ले, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी भी नहीं चाहती है कि वो कोर्ट की तरफ मूव करे। अगर वो कोर्ट की तरफ मूव करेगी, वो लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करनी चाहेगी, आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेनी चाहेगी, तो उनका भी काफी खर्च और उनका भी काफी समय और टाइम जाएगा इसके पीछे। तो वो क्या करते हैं, ऐसे मामलों में वो थोड़े बहुत अमाउंट कम करके, कम से कम अमाउंट में आपके साथ में वो सेटलमेंट करने के लिए तैयार और रेडी हो जाते हैं दोस्तों। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप सेटलमेंट चाहते हैं तो बैंक और एनबीएफसी के साथ में लॉयल रहें, उनके साथ में ईमानदार रहें और अपनी दिक्कत समस्याओं को उनके साथ में साझा और शेयर करते रहें। यदि कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उनके सामने आपको प्रोड्यूस करें और आपके लेटर के साथ में आप अपने दस्तावेज को अटैच और एग्जिबिट करें, उसका एनेक्चर आप लगाएं दोस्तों। सो डेफिनेटली श्योरली आपका लोन सेटल्ड होगा। दूसरी चीज, यदि लोन सेटलमेंट की बातचीत हो जाती है और बैंक और एनबीएफसी आपके साथ में सेटलमेंट करने के लिए तैयार और एग्री हो जाती है, तो उनसे सेटलमेंट का लेटर बिल्कुल भी लेना ना भूले। उनसे सेटलमेंट का लेटर लीजिए, उसमें देखिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कितने अमाउंट पे सेटलमेंट होने के लिए बैंक और एनबीएफसी तैयार है, वो अमाउंट देखिए दोस्तों, और कोशिश करिए कि वन टाइम ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, एक मुश्त एक ही अमाउंट देकर, लमसम अमाउंट, लमसम एक ही बार में एक ही अमाउंट देकर मैटर को शॉर्ट आउट और रिजॉल्व करवा लीजिए। इसमें किस्त इंस्टॉलमेंट बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप किस्त इंस्टॉलमेंट लेंगे तो दिक्कत समस्याएं आगे बढ़ सकती हैं दोस्तों, इसलिए एक ही बार में खत्म कर दीजिए, दैट्स इट। और ओटीएस का लेटर ऑफिशियल, उनका जो लेटर हेड होता है, ऑफिशियल ईमेल आईडी से जो लेटर्स आते हैं, आप उसके हिसाब से देखिए जेन्युइन है। बैंक और एनबीएफसी से कंफर्म करिए, कस्टमर केयर सपोर्ट कॉल में कॉल करें, कंफर्म करिए कि आपके इस मैटर में क्या कोई ओटीएस का लेटर आया है। वो सब कंफर्म करके ही आपके पर्टिकुलर लोन अकाउंट में ही पैसे दीजिए दोस्तों। प्लीज आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। डियर फ्रेंड्स, जो भी एक जो कानूनी एक जो प्रक्रिया थी, जो एक फॉर्मल जो प्रोसीजर था लोन के अमाउंट को सेटल्ड करने का, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। सो मेरे दोस्तों, मेरा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मुझसे कोई भी लीगल हेल्प चाहिए तो मेरा एक लीगल हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।